हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट पेपर को, जो हमारा पहला अध्याय चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है 1.8.2 विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता क्या है, यानी जो विद्युत क्षेत्र था उसका भौतिक अभिप्राय क्या है, उसके बारे में आइए जानते हैं। अभी हम मान लें कि कोई एक निकाय है, एक निकाय बना दे रहे हैं हम। ये कोई एक निकाय है, इसके अंदर आवेश हैं जो प्लस भी आवेश हैं। Q2 आवेश कर दें, Q3 कर दें, माइनस में भी रहेगा प्लस में भी रहेगा Q4। ये है निकाय, इसको लिख दें, ये है निकाय। इसके अंदर हर प्रकार के आवेश हैं। इसमें हमें ये करना है कि जो आवेश का निकाय है इसके समीप में अगर कोई विद्युत क्षेत्र ज्ञात है, जैसे हमें मान लें कि विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात है और यहाँ पर एक हम परीक्षण आवेश रख दें, Q0 एक परीक्षण आवेश रख दें, तो इस परीक्षण आवेश को रखकर इस पर लगने वाले बल की गणना हम कर सकते हैं। इसके लिए निकाय के घटक का ज्ञान आवश्यक नहीं है, यानी घटक अगर पता हो या ना पता हो तो इससे भी हम बल की गणना कर सकते हैं, केवल परीक्षण आवेश रख करके ही। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता होना चाहिए। तो ये है इसका विद्युत क्षेत्र का पहला अभिप्राय, तो इसको लिखा जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा है भौतिक अभिप्राय में, पहला पॉइंट है किसी आवेशों के निकाय के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात होने पर हम उस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखकर उस पर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। इसके लिए घटकों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। अर्थात ये जो निकाय है पूरा आवेश का निकाय, इसके समीप में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात होने पर, जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात है, तो इस विद्युत क्षेत्र पर अगर हम एक परीक्षण आवेश रख दें तो उस पर लगने वाले बल की हम गणना कर सकते हैं। इसके लिए घटक का ज्ञान आवश्यक नहीं है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट क्या है। इसका दूसरा पॉइंट है आवेशों के निकाय द्वारा समीप पर एक वातावरण
समीप पर एक वातावरण उत्पन्न होता है जिसका ज्ञान निकाय के विद्युत क्षेत्र से ज्ञात होता है। इसका अर्थ ये है कि आवेशों के निकाय द्वारा समीप पर एक वातावरण उत्पन्न होता है। जो आवेशों का निकाय है इसके समीप में एक वातावरण उत्पन्न होता है जिसका ज्ञान हमें विद्युत क्षेत्र से ज्ञात होता है। विद्युत क्षेत्र जो ई है इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक वातावरण उत्पन्न हुआ है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय का। अब देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट है निकाय के समीप विभिन्न बिंदुओं पर निकाय के समीप विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा भिन्न भिन्न होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि निकाय जो बना रहता है, ये जो निकाय है इसके समीप जो अलग अलग बिंदु हैं उस पर जो विद्युत क्षेत्र है अलग अलग, यहाँ विद्युत क्षेत्र कुछ दूसरा है, यहाँ पर कुछ दूसरा है। तो जिस हिसाब से समीप पर विद्युत क्षेत्र रहेंगे उसी हिसाब से उसका परिमाण यानी कि मान और उसका जो दिशा होगा वो अलग अलग होगा। विद्युत क्षेत्र यहाँ है तो उसकी दिशा इधर होगी, इधर यहाँ है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यहाँ है तो दिशा इधर होगा। तो जिस हिसाब से जिस समीप पर रहेगा, जो चाहे नज़दीक होगा या समीप होगा, उसी हिसाब से उसका परिमाण और दिशा अलग अलग होगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसके चौथे पॉइंट को लिखेंगे। चौथा पॉइंट है किसी त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न विद्युत क्षेत्र 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से सभी दिशाओं में फैलता है तथा अपने समीप स्थित आवेशों को प्रभावित करता है। इससे ही वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं।
चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये होगा चौथा पॉइंट। इसका अर्थ ये है कि जो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है त्वरित आवेश द्वारा, उसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चारों दिशाओं में फैलता है, यानी सभी दिशाओं में फैल जाता है। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से फैलता जाता है। पर अपने जो समीप में आवेश होंगे उसको भी ये प्रभावित करता है, और इसी के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब इसमें देखेंगे आवेशों की अवस्था, यानी विद्युत आवेश किस अवस्था में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसको भी देखेंगे हम। तो चलिए इसको लिखते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। अगर विद्युत आवेश स्थिर रहेगा, यहाँ लिखेंगे विद्युत आवेश स्थिर है। अगर विद्युत आवेश स्थिर रहेगा तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तब यहाँ लिखेंगे तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ लिख देंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा लिखेंगे एक समान वेग से गतिशील है। अगर एक समान वेग से गतिशील है तब क्या होगा, एक समान वेग से गतिशील है। और एक समान वेग से गतिशील का मतलब इसका जो त्वरण है वो शून्य है। लिख देंगे त्वरण शून्य है। एक समान वेग से गतिशील है अर्थात त्वरण शून्य है। तब क्या होगा इस स्थिति में, तब इसमें जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तीसरी स्थिति है इसकी, जो विद्युत आवेश की जो तीसरी अवस्था है वो है आवेश त्वरित गति करता है। आवेश त्वरित गति करता है और जब त्वरित गति करेगा तो आवेश में त्वरण शून्य नहीं होगा, यानी कि त्वरण उसमें होगा। तब लिखेंगे त्वरण शून्य नहीं है, त्वरण शून्य नहीं है। जब एक समान वेग से गति करेगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा, और जब एक समान वेग से गति नहीं करेगा यानी त्वरित गति से गति करेगा तो त्वरण शून्य नहीं होगा। तो इसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, तो इसमें जो प्रभाव उत्पन्न करता है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र साथ ही यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। साथ ही यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। तो ये विद्युत आवेश कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता क्या है।
तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वहाँ काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रेखा स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धन आवेश गत करता है। ये होता है विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा। तो पहले परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं क्या होता है ये चित्र के माध्यम से। तो इसका परिभाषा है, लिखेंगे परिभाषा इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वहाँ काल्पनिक वक्र होते हैं वहाँ काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रेखा स्वतंत्र तथा पृथक्कृत परीक्षण धन आवेश, यहाँ लिख देंगे परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश गति करता है जानकारी के लिए यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, परीक्षण आवेश यहाँ प्लस लगा सकते हैं, इसे गति करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वहाँ काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर रेखा स्वतंत्र तथा पृथक्कृत का मतलब होता है अलग, यानी ये समूह में नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। और ये परीक्षण आवेश यानी धन आवेश ये गति करते हैं, प्लस की तरफ गति करते हैं ये। तो इसका चित्र बनाएंगे, इसको चित्र द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ले लें हम Q प्लस Q आवेश, इसकी वैद्युत क्षेत्र जो रेखा होगी यह मानने की वैद्युत क्षेत्र रेखा है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि गति किस तरफ करेगा। तो यहाँ पर अगर हम कोई परीक्षण आवेश ले लें, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश ले लें हम Q0, अब ये दोनों प्लस प्लस हो गए, तो ये प्लस वाला इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी जो गति की दिशा हो जाएगी वो इस तरफ हो जाएगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र होगा रेखा वो बाहर की तरफ हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ दिया हुआ है काल्पनिक वक्र, वक्राकार ले लें हम, चलो वक्राकार ले रहे हैं तो वक्राकार ऐसे ले लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम परीक्षण आवेश रख देंगे Q0, तो ये जो गति करने की दिशा होगी वो भी बाहर की तरफ हो जाएगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र गति करेगा उसकी जो दिशा हो जाएगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम ऋण आवेश ले लें, जैसे हमने यहाँ धन आवेश लिया था, अगर ऋण आवेश ले लें और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दें, तो गति करने की जो दिशा हो जाएगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी। इसका कारण ये है कि ऋण आवेश धन आवेश को आकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जो परीक्षण आवेश है वो ऋण आवेश की तरफ आकर्षित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर वक्राकार काल्पनिक रेखा ले लें तो यहाँ भी वही प्रक्रिया होगा, यहाँ पर परीक्षण आवेश ले लेंगे और ये परीक्षण आवेश ऋण आवेश की तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो ये इधर की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो धन आवेश है, अगर धन आवेश रहेगा उसके बाहर परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, हर दिशा में ये प्रतिकर्षित करेगा। जब ये ऋण आवेश लेंगे तो जितने भी बल रेखाएं होंगी सब के सब अंदर की तरफ हो जाएंगी, सभी के सभी अंदर की तरफ हो जाएंगी इसमें। तो इस तरह से इसको बना देंगे हम। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का अगर घनत्व ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने के फार्मूला होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बटे आयतन, और निकाय के समीप वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, परंतु जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे इसका घनत्व घटता जाएगा। इसको हम एक अलग माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक घन बना लें अभी,
ये हमने घन ले लिया, इसको मिला देंगे पहले। एक घन ये बन गया, दूसरा घन ये बन गया ये। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो जो पहला घन है उसके अंदर से 3 रेखाएं गुजर रही थी। ये देखिए यहाँ पर 3 रेखाएं गुजर रही थी, पर उसके बाद में वही घन और थोड़ी दूर बनाया गया तो वहाँ से केवल 2 ही रेखाएं गुजर रही हैं। और इसके बाद और एक अगर घन बनाएंगे सबसे लास्ट में तो हो सकता है कि एक ही रेखा गुजरे, और दूर बनाएंगे तो हो सकता है कि कोई रेखा ना गुजरे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इसकी रेखा है यानी जो इसका घनत्व है वो लगातार कम होता जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका घनत्व कम होता जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो घनत्व है वो कम होती जाएगी। तो इसके बाद में देखेंगे अगले पॉइंट को। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, तो विशेषताओं में है पहला विशेषता कि यहाँ धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करता है। जैसे भी इसके पहले हमने देखा चित्र के माध्यम से, ये जो बना हुआ है कि जो धन आवेश है, धन आवेश के माध्यम से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकल रही हैं, परंतु जब ऋण आवेश लिया जाएगा तो वो अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो वही लिखा जाएगा यहाँ पर, जो पहला पॉइंट हमारा है इसका। तो पहले पॉइंट में लिखेंगे यहाँ कि यह धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है बाहर की ओर निकलती है तथा ऋण आवेश में भीतर की ओर प्रवेश करती है या अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो यहाँ चित्र बना देंगे वही जो पहले बना हुआ था चित्र, कि जो धन आवेश है उसमें परीक्षण आवेश बाहर रहेगा तो जो इसका वैद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो बाहर की ओर चला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। परंतु जब ऋण आवेश लेंगे तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो अंदर की ओर आ जाएगा। कारण क्या है? कारण इसका है कि परीक्षण आवेश यहाँ पर रहेगा और परीक्षण आवेश की वजह से ये प्लस धन, ये माइनस आवेश है और ये धन आवेश है, तो माइनस वाला प्लस वाले परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा और ये वाला प्रतिकर्षित करके बाहर भेज देगा। अब लिखेंगे दूसरा नंबर इसका, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र रेखा के वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मान लें कि ये क्षेत्र रेखा है, इसे ये वक्राकार मान लें हम बना हुआ वैद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से, इस पर यहाँ पर हम स्पर्श रेखा ले लें इस जगह पर, तो स्पर्श रेखा अगर हम मानेंगे इसे तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, यानी स्पर्श रेखा अगर हम बना देंगे कहीं तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ये स्पर्श रेखा की दिशा प्रदर्शित करती है। ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसके अगले पॉइंट को, तीसरे वाले को।
तीसरा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। इसका तात्पर्य है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे यहाँ पर ले लें हम प्लस और यहाँ पर ले लें ऋणावेश, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी इस तरह से होगी, दूसरा बना देंगे इस तरह से, परंतु जो तीसरा होगा वो उसके करीब होगा, सबसे मध्य में। ये सबसे छोटी रेखा है, यानी जो इसकी जो लंबाई है, ये जो रेखा की सबसे बाहर वाला, ये सिकुड़ करके कम होने का प्रयास करती है। अब कम होने का प्रयास का मतलब दोनों में आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि आकर्षण की वजह से ये कम से कम दूरी बनाने का प्रयास करती है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आवेश विपरीत है तो ये इस पर आकर्षण बल लगता है। तो ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट। अब देखेंगे इसके चौथे पॉइंट को। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत अन्य रेखाओं को दूर हटाने का प्रयत्न करती हैं। दूर हटाने का प्रयत्न करती हैं। इससे ज्ञात होता है कि समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके पहले अभी हमने पढ़ा है कि जो रेखाएं हैं वो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, तो इससे पता चलता है कि इसमें आकर्षण बल लगता है। परंतु इसमें इसका उल्टा है कि अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करती हैं, तो इससे पता चलता है कि समान आवेश अगर हैं तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर लेंगे धनावेश और यहाँ पर लेंगे ऋणावेश। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की रेखा होगी इधर से इधर की ओर होगी, दूसरा बना देंगे इस तरह से, ये तीसरा बना देंगे इसे, और बना देंगे 4 रेखा, और रेखाओं का निर्माण करेंगे इसे। यहाँ एक रेखा और बना दें इसे, ये बन जाएगा। एक रेखा इधर से बना देंगे, ये बन गया। इसके जो गुण में है वो ये है कि जैसे एक दूसरी रेखा, जैसे ये इस रेखा को ले लें हम, तो ये वाली रेखा
अपने दूसरे वाली रेखा जो नीचे वाली रेखा को लंबवत प्रतिकर्षित करती है, यानी कि ढकेलती है, दूर भेजती है ये। उसी प्रकार से लंबवत जो ऊपर वाली रेखा है उसको ये ऊपर की ओर प्रतिकर्षित करती है। यानी अगर एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिकर्षित करे, यानी दोनों के बीच में जो दूरी है वो उसमें बढ़ाने का प्रयास करे, उसको दूर हटाने का प्रयास करे, तो इससे ये पता चलेगा कि अगर समान आवेश रहेगा तो उन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो हमको पता भी है कि अगर धन आवेश है तो वो प्रतिकर्षित करता है, दूर भेजता है, परंतु जो ऋण आवेश होता है, अगर यहाँ पर ऋण आवेश ले लें तो वो ग्रहण करता है, यानी आकर्षित करता है। तो वही काम यहाँ भी हुआ है, प्लस आवेश भेजने का काम करता है और माइनस वाला आवेश इसको खींचने का काम करता है। तो अब देखेंगे पांचवें वाले को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, लिखा जाएगा कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं। दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चित्र बना देंगे अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है। अभी हम मान लें कि दो रेखाएं हैं, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इसे बना देंगे और दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा को इसे बना देंगे। ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो अब हम काम ये करेंगे कि इस वाले रेखा का, जो ये वाला रेखा है, इस वाले रेखा का हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनेगा। ये ऐसे स्पर्श रेखा बन गया ये, और जिधर इसका स्पर्श रेखा होगा वही इसकी दिशा हो जाएगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके स्पर्श रेखा की दिशा के समान होता है, यानी जिस तरफ इसका स्पर्श रेखा की दिशा होगा उसी तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब हम स्पर्श रेखा इस वाले रेखा पर बनाएंगे। जो दूसरा वाला वैद्युत क्षेत्र रेखा है उसका जो स्पर्श रेखा होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में हो जाएगा।
तो दोनों वैद्युत क्षेत्रों की दिशा बन गई। अब हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा सदिश होता है और सदिश दो दिशाओं में नहीं जा सकता, किसी एक ही दिशा में रहेगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं वो संभव नहीं है। और जब दो दिशाएं संभव नहीं है तो ये कटान बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ये भी संभव नहीं है। यानी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी। तो ये हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी। अब देखेंगे इसके बाद में छठवें वाले को, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छठवां, वो है यहाँ रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। यह रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ये बंद वक्र का निर्माण कभी भी नहीं करती है। अब देखेंगे 7वां पॉइंट, जो कि 7वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ से चालक के पृष्ठ से लंबवत बाहर अथवा भीतर जाती हैं। बाहर अथवा भीतर जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी आवेश है, अगर धनावेश ले लें यहाँ, तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो इधर की तरफ जाएंगी वो भी लंबवत, इधर की ओर जाएंगी तो भी लंबवत। मतलब कि हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत ही होगी। इस तरह से लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगी, चाहे वो बाहर की तरफ जा रहा हो चाहे वो अंदर की ओर आ रहा हो। अगर अंदर की ओर आ रहा होगा तो भी वो लंबवत ही आएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट था वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, ये समाप्त हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तक इसको देखें, अच्छे से समझें, इसका नोट्स बनाते रहें और अपने बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। और इसमें जो भी पॉइंट ना समझ में आए उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका हम जिक्र अगले वीडियो में कर देंगे। एक बार में ना समझ में आए वीडियो को दोबारा करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते चलें उसका नोटिस आपको मिलता रहे।